दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कहानीकार शिवशंकर श्रीनिवास की जमुनिया धार में लिखित बदलता रूप। चलिए सुनते हैं कहानी। वह रनिया बुढ़ी की दुकान है। उसकी दुकान में मुंगोड़िया, बढ़िया आदि बिकती है। उन वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। जितनी साफ सुथरी उतनी ही स्वादिष्ट भी। इन वस्तुओं के शौकीन लोग इन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये सामान महंगे तो होते हैं, पर शौकीन लोग तो गुणवत्ता देखते हैं, दाम नहीं। वही बुढ़िया ना जो गाली बकती रहती है। हाँ वही, मगर अब वो गाली नहीं देती। अब तो उसके मुंह में शहद टपकता रहता है। वह बुढ़िया माथुर ठाकुर की पत्नी है। माथुर बढ़ई जात का है, पिता की एकमात्र संतान, प्यारा बेटा। उसने अपने पिता से इस पेशे की कला सीख ली है। इस इलाके के लोगों के कोच पलंग वही बनाता है। उसकी अच्छी आमदनी थी। माथुर की शादी जितवारपुर गांव में हुई थी। पत्नी आई। उसके नैहर में उसका नाम रानी था। सास ससुर भी उसे प्यार से रानी कहने लगे, पर माथुर उसे रनिया कह के बुलाता था। जब परिवार बढ़ा, बड़े बेटे हुए, बहुएं आई, तो उसे रनिया बुढ़िया कहा जाने लगा। शादी के बाद शुरुआती दौर में उसे अब जितना सुख मिला, बाद में उतनी ही दुख मिला। जब रानी के सास ससुर की मृत्यु हुई तो वो सचमुच ही रानी बन गई। माथुर की आमदनी अच्छी खासी थी। उसी कमाई पर रानी महारानी बनकर राज कर रही थी। अपने शौक मनोरथ तो पूरे करती ही थी, मगर टोले मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी ज़रूरतें उसने पूरी न की हो। मगर बाद में रनिया की एकमात्र संतान उसका बेटा था। वो भी कारीगर था, मगर उसकी पत्नी बहुत दुष्ट थी। उसने घर में कदम रखने के कुछ दिनों में ही सास ससुर को अलग कर दिया। पहले तो बेटा माथुर ठाकुर के साथ काम धाम करता था। बाद में माथुर बेटे के अधीन काम करने लगे। उसका मन में वही इच्छा थी कि बेटा उससे अच्छा कारीगर माना जाए। ऐसा हुआ भी। माथुर ठाकुर के बेटे बेचन ठाकुर की अच्छी कारीगरों में गिनती होने लगी। अब इलाके के लोग काम करने के लिए उसे पूछते, बुलाते। जब माथुर अपने बेटा बेचन ठाकुर के अधीन काम करता, कुछ दिन तो ठीक ठीक चला, पर बाद में वो बात नहीं रही। बाद में यह थी कि माथुर सभी कामों में बेटे को आगे करते करते इस हालत में आ गए कि बेचन बहुत आगे हो गया और माथुर बहुत पीछे रह गए। अब काम कराने वाले बेचन को ही पूछते थे, उसी से बात करते। माथुर और बेचन साथ साथ काम करते थे, मगर पैसे बेचन के पास ही आते थे। माथुर मुंह ताकता रह जाता और बेचन अकेले ही सारा पैसा रख लेता। जब कुछ दिन इस तरह बीते तो रनिया ने पति को टोका, ये क्या बात हुई? खटो तुम भी और पैसे अकेले वही रख ले। तो क्या करूं मैं? क्यों मांगो? कैसे मांगू? बेटा है ना, अजीब सा लगता है। तो क्या हम भूखे मरे और वे ऐश करे? तो तुम ही क्यों नहीं मांग लेती? काम करो तुम और मांगू मैं। इस मुद्दे पर दोनों प्राणियों में रोज रोज किचकिच होती रहती, मगर दोनों में से कोई भी बेटे से पैसा नहीं मांगता। पर अब अनाज सब्जी की किल्लत होने लगी। रनिया पति को समझाते समझाते थक गई कि अकेले ही काम किया करे। माथुर कहता
कैसे छोड़ दूं। बेचैन अभी भी काम के कई पहलू नहीं समझता है। रनिया उसे समझा बुझाकर थक गई थी, पर सब बेकार। अब वो लोगों के खेत पथार में काम करने लगे थे। रनिया काम करके आती, तब दाना बानी पानी की व्यवस्था होती थी। रनिया की कमाई से दोनों प्राणियों की गुजर होती थी। ऐसी हालत में जब रनिया बहू को इतराते घूमते देखती तो पति पर उसका गुस्सा बढ़ जाता। आगे चलकर उसके गुस्से ने स्थायी रूप ले लिया और अब वो पति को गाली देने लगी। ये गाली गलौज कई बार प्रचंड रूप धारण कर लेती। मधुर भाषिणी रनिया गाली गलौज करने वाली हो गई। लोगों को बुरा लगता, पर माथुर को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो चुपचाप गाली सुनता रहता। कभी कभी गाली देती, पत्नी की तरफ देखता हुआ सोचकर आखिर इसको खटना पड़ता है, हाड़ तोड़ती है। मुश्किल तो उसे भी होती है, पर वो बेचन से अपने हिस्से की मजदूरी कैसे मांगे। बेचन को खुद सोचना चाहिए था, पर वह तो धूर्त था, शातिर। उसकी माँ लोगों के खेतों में काम करती थी, मगर उसे माँ पर दया नहीं आती थी। वो कैसे निस्पृह हो जाए। जब तक जान रहेगी वो उसके नीचे ही खटता रहेगा। समय बीतता गया। रनिया दिन पर दिन विकराल रूप धरती गई, मगर स्थिति में कोई अंतर नहीं आया। एक दिन की घटना शाम का समय था। माथुर बेटे के साथ काम करके लौटा। पैर हाथ धोकर बरामदे पर जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। धड़ाम की आवाज़ सुनते ही दौड़ पड़ी। देखा कि पति बेहोश पड़ा था और लोग भी दौड़े। सबने उठाकर उसे कमरे में लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने उसकी जांच की और बताया उसे लकवा मार गया है। इसे तुरंत लहरी सराय अस्पताल ले जाएं। सभी लोग बेचन की ओर देखने लगे। वो बोला, जैसी मैया की इच्छा। बेचन की बात सुनकर रनिया तो जल भून गई, पर बोली कुछ नहीं। रनिया ने 15 दिनों तक पति का लहरी सराय के ज्योति अस्पताल में इलाज करवाया। उसके गहने तक बिक गए थे। बेचन कभी कभी जाता, बस खाना पूरी के लिए। माथुर का पूरा शरीर निश्चेत हो चुका था, मगर वो थोड़ा थोड़ा बोलता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूछा, रनिया, तुमने पिछले जन्म में मेरा कोई कर्ज खाया था? इतनी सी बात भी वो किसी तरह बोल पाया था। पति की ये बात सुन उसे लगा जैसे उसके मर्म पर गहरी चोट लगी हो। उसे अपने ससुर की याद आई। वे भी अंतिम घड़ी में इसी तरह के माया अनुराग वाली बातें बोलने लगे थे। वह विचलित हो गई। वह रोने लगी। उसे अपने पति से अद्भुत प्रेम था। पति को कभी खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसलिए उसने अपनी देह की कोई परवाह न की। इसलिए तो वो दूसरों के खेतों घरों में काम करती रहती। उसके दुख का कारण था बेटा। बेटे की उद्दंडता, उसका स्वार्थी व्यवहार। बेटे के प्रति क्रोध को वह पति पर उतारती थी। धीरे धीरे उसके मीठे बोल विषैल हो गए। वो समझ रही थी कि वो पति को गाली दे रही है, पर उसके गुस्से ने जो विकराल रूप धर लिया था, उसे वो संभाल नहीं पाती थी। आज ये सारी बातें रनिया के कलेजे को चीर रही थी। आज वो अपनी इसी टीस भरी अंतर्वेदना को
पति के समक्ष उदलना चाहती थी, पर माथुर ने उसे इतना समय ही नहीं दिया। माथुर मर गया। बेटे ने श्राद्ध किया, 5 गांवों को भोज दिया। इस भोज से उसका नाम ही नाम हो गया। उससे पूछने वाला कौन था कि पिता के जीवित रहते उनके लिए क्या किया, मगर रनिया संज्ञा शून्य सी सब कुछ देखती सुनती रहती। पति को याद कर अंदर ही अंदर रोती रहती। श्राद्ध काम पूरा हुआ। रनिया तो पहले ही बेटा बहू से अलग थी, अलग ही रही। जब बेटा बहू को उसकी कोई फिक्र नहीं थी तो दूसरों को क्या ही कहते। अब रनिया कहीं काम नहीं करती थी। वह तन और मन दोनों से टूट गई थी। जब उसका पेट और मन व्याकुल होता तो वह भगवान को गाली देने लगती। गाली देते देते थक जाती तो सो जाती। लोग कहने लगे रनिया पगला गई है। क्या रनिया सचमुच पगला गई थी? दरअसल उनके मन में बेटा बहू के प्रति जो आक्रोश था उसने उसे पागल बना दिया था। चेतना वैसी ही थी, पर आक्रोश की बहा में खरपतवार की तरह बह गई थी। उन्हीं दिनों एक बार उसे नैहर से भतीजा आया और जिद करके अपने साथ ले गया। रनिया नैहर आ गई। दोस्तों, नैहर मायका होता है। वो यही रहने लगी। एक दिन उसने देखा कि भतीजे की पत्नी पुरानी सिंथेटिक साड़ियों से सूत उखाड़ रही है। उसने बहू से पूछा, बहू, सूत निकाल कर क्या करोगी? वो सुनकर बहू बोली, चलिए दिखाती हूँ। ये कहते हुए उसे अपने कमरे में ले गई। वहाँ रंग बिरंगी चटाइयों और बिस्तर पर सोने वाले गालीचे की तरह बनाया हुआ एक बिछावन पड़ा था। उनमें आकर्षक फूलों की डिज़ाइनें बनी थी। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर, आकर्षक है। क्या ये सब इन्हीं सूतों से बनी है? हाँ दीदी, सभी पुराने कपड़े नए हो गए, मगर जो मनुष्य बूढ़े हो जाए वे कैसे नए होंगे? होंगे दीदी, होंगे। वे अपने काम से नए होंगे। रनिया बहू की बात पर हंस रही थी। आज बहुत दिनों के बाद हंसी थी। हंसते हुए वो भी यह सोच रही थी कि बहू कितनी होशियार है। वो अपने बारे में सोच रही थी। पुरानी त्यागी हुई साड़ियों से बहू ने उपयोगी वस्तुएं बना ली और बहुत मनुष्य है। बहू तो मनुष्य है। वो बिना कोई काम धाम किए भाई के यहाँ पड़ी है। नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। उसे याद आया कि उसके हाथ की मुगोड़िया बढ़िया की प्रशंसा उनके नैहर ससुराल दोनों जगह होती रहती। अपनी इसी कला को वह जीवित करेगी। अपने मन की बात भाई और भतीजे के सामने रखी। पहले तो वो बोले, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तुम यही रहो, खाओ पियो, आनंद से रहो। मगर रनिया बोली, नहीं बबुआ, अगर मैं केवल खाना ही खाती रहूं तो जी नहीं सकती। मुझे कुछ काम करने दो। तुम लोग मुझे इसी काम में सहयोग करो। रनिया के तर्क सुनकर भाई भतीजा दोनों सहमत हो गए। 1 महीने के बाद रनिया भाई भतीजे के साथ ससुराल आई और गांव के ही दोलामंद चौक पर दुकान के लिए एक लंबा चौड़ा कमरा किराए पर लिया और वही मुगोड़िया बढ़िया की एक दुकान खोल ली। इस प्रकरण को बीते 2 साल हो गए। आसपास के पूरे इलाके में उसकी दुकान की चर्चा होने लगी। उसके बनाए सामान की अच्छी बिक्री हो रही थी। अब तो उसे साथ इस गांव की 4 स्त्रियां भी मिली थीं। अब ये सारी स्त्रियां एक परिवार की तरह रहती थीं। मुझे ये सारी बातें उमानाथ सुना रहे थे।
मैंने रनिया बुढ़िया को देखा था, उसे गाली बकते हुए भी सुना था। वो मुझे पहचानती भी थी। आज उमानाथ ने मुझे उसके बारे में जो कुछ बताया था, उसमें मैं रनिया से और भी प्रभावित हुआ। मैंने कहा, उमानाथ चलो, आज मैं भी उससे आधा किलो मुगड़ियाँ लूँगा। जब हम उसकी दुकान पर पहुँचे तो रनिया ने खुद अपने हाथ से मुगोड़ियाँ तौल कर कागज़ में ठोंगे में दी और बोली, आप मनोज बउआ है ना? हाँ काकी, मैं ही मनोज हूँ। कब आए? परसों। तुम्हारा बेटा बेचन कैसा है? हम दोनों साथ पढ़ते थे ना? उसे याद दिलाना चाहा। हाँ बउआ, याद है, लेकिन मैं घर की तरफ जाती ही कहाँ हूँ। अब तो मैं और ये चारों स्त्रियाँ, बस 5 स्त्रियाँ का यही हमारा परिवार है। परिवार ही तो बनता है, चाहे संबंध की जो भी डोर हो। दुकान वो तुम्हारा ही है ना? दूर बउआ, जब परिवार है तो कोई भी चीज़ क्या परिवार के किसी एक सदस्य की होती है। मैं अवाक हो रनिया के मुंह की ओर देखने लगा। मन में विचार उठा कि ऐसे मनुष्य तो मनुष्य के साथ है, पर परिवार अपना नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है, वो भी पूरी संवेदना के साथ, पूरी शिद्दत के साथ। बस इतनी सी थी ये कहानी।